स्टोरी टाइम आज आपके लिए लाया है 3 हिंदी कहानियां। पहली कहानी भूलाराम की। लगता है कि तुम भूल गए हो, जरा याद करने की कोशिश करो। दूसरी कहानी 2 चुड़ैल की। आज तो हमारी मौत तय है, ये लोग हमारे खून को पी जाएंगे। तीसरी कहानी बैंगन चोर की। पेड़ और बैंगन मैं दोनों ही ले जा रहा हूँ। तीनों कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी कहानी है, वीडियो पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मेरे तरह भूल मत जाना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक शिवाजीपुर नामक गांव था। उस गांव में एक भोलाराम नामक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। भोलाराम गांव में खेती करके अपना गुजर बसर करता था। भोलाराम के गांव वाले उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि भोलाराम को एक बहुत ही अलग ढंग की बीमारी थी, और उसकी जो बीमारी थी वो भूलने की बीमारी थी। भोलाराम कहीं भी जाता या कुछ भी करता था, वो थोड़ी देर में उन चीज़ों को भूल जाता। एक दिन भोलाराम अपने घर से निकल के अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। भोलाराम उनके सामने से गुजरता है तो वो लोग पूछते हैं, भोलाराम, कहाँ जा रहे हो? अपने खेत की ओर जा रहा हूँ। जो फसल लगाया है वही देखने जा रहा हूँ, कहीं गाय तो नहीं घुसा है खेत में। ठीक है, जाओ, लेकिन जरा ध्यान से जाना। गांव वालों की बात सुनकर भोलाराम चौपाल से थोड़ा दूर जाता है और वो अचानक से भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अभी अपने घर में रहना था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? घर की ओर वापस चलते हैं। भोलाराम घर की ओर वापस मुड़ जाता है। तभी चौपाल में बैठे गांव वाले पूछते हैं, अरे क्या हुआ भोला, तुम तो अपने खेत की ओर जा रहे थे ना, वापस क्यों घूम गए? मैं खेत की ओर कहाँ जा रहा था? मैं तो घर जा रहा हूँ। नहीं भोला, तुम अपने खेत की ओर जा रहे थे, ये देखने के लिए कि तुम्हारे खेत में कोई गाय तो नहीं घुसी है। लगता है कि तुम भूल गए हो, जरा याद करने की कोशिश करो। भोला याद करने की कोशिश करता है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण उसे याद नहीं आता है। वह सोच में लग जाता है और बोलता है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं घर की ओर जा रहा हूँ। ये बोलकर भोलाराम अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंच के घर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगता है कि क्या मैं सच में अपने खेत की ओर जा रहा था या मैं अपने घर आ रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर गांव के चौपाल पर बैठे लोग भी तो बोल रहे थे। लगता है मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। उसके कारण मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूलने की समस्या आने लगी है। इसका जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा, वरना मुझे और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। भोलाराम ये बोलकर अपने घर के अंदर चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन भोलाराम कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है। बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या खरीदा जाए जो अच्छा रहे। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है। पूछती है, क्या हुआ भोलाराम, तुमने क्या खरीदा? मैंने अभी कुछ खरीदा नहीं है, खरीदने की सोच ही रहा हूँ। मेरी तो खरीदारी हो गई है। ठीक है, तुम खरीदारी करो, मैं जा रही हूँ। भोलाराम औरत से बात करके अपने सामान को खरीदने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक से वो भूल जाता है कि वो यहाँ किस लिए आया था और उसके हाथ में थैली क्या कर रही है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। भोलाराम सोचता और बोलता, मैं बाजार में क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सब बोल के भोलाराम घर की ओर चल देता है। घर पहुँच के भोलाराम डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टर उसके घर पहुँचता है। भोलाराम और डॉक्टर आपस में बातचीत करते हैं और भोलाराम की बीमारी को डॉक्टर बताते हुए कहता है, ये बीमारी काफी गंभीर बीमारी है। इसका तुम्हें जल्दी इलाज करवाना होगा, वरना अभी थोड़े थोड़े देर में ही भूल रहे हो। आगे चलकर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम तुरंत ही भूल जाओगे उन चीजों को जो तुमने किया था। इसीलिए जल्दी इसका इलाज करवा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसका इलाज करवा लूंगा, पर इसके इलाज में कितना खर्चा होगा वो जरा पता चल जाता तो मुझे इलाज करवाने में आसानी होता। देखो, इसमें ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा। अगर पैसे कम पड़े तो तुम अपनी खेत में लगे फसल को बेच के जो पैसा आए उससे इलाज कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर, आप मेरा इलाज करवाइए, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। डॉक्टर भोलाराम के घर से चला जाता है।
भोलाराम के बोलने की बीमारी के कारण गांव वाले उसे भोलाराम की जगह भूलाराम नाम कहकर पुकारते थे। भोले की किस्मत बदली और उसके खेत में लगी फसल पक चुकी थी। भोलाराम उन्हें बेचकर अपने इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर चुका था। भोलाराम पैसों का इस्तेमाल करके अपना इलाज करवा लेता है, उसकी बीमारी का इलाज हो जाता है और वो अब भूलने की बीमारी से ठीक हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के सामने बहुत से लोग आते जाते रहते थे। एक दिन अचानक से 2 चुड़ैल वहां आईं और दोनों में ये बातें होने लगीं कि कौन सबसे ज्यादा इंसानों को डरा सकती है। दोनों आपस में बात करने लगीं। वो बोलती मैं और ये बोलती मैं। दोनों इसी तरह बोलते रहें। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, ठीक है, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इंसानों को डरा पाती है। वो दोनों उस पेड़ के अंदर जाके छुप जाते हैं और वहां से आते जाते लोगों का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से एक बच्चा गुजरता है। तभी हरी वाली चुड़ैल बोलती है, पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद तुम बोलना। उससे पता चलेगा कि किसने डराया है। अगर वो मेरे बोलने से भाग जाता है तो ठीक है, और नहीं तो तुम अपने तरीके से बोलना। बच्चे, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज तुम्हारे स्वादिष्ट मांस से मैं अपना पेट भरूंगी। बहुत दिनों से मुझे बच्चे का ताजा ताजा मांस नहीं मिला है। ये सब सुन के बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बहुत ही तेजी से वहां से भाग जाता है। हरी वाली चुड़ैल हंसती और बोलती, देखा, मैंने एक बच्चे को डरा दिया। बगल में जो चुड़ैल थी वो बोलती, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं ही डरा देती। हरी वाली चुड़ैल बोलती, ठीक है, इस बार तुम्हारी बारी। तभी वहां से एक औरत गुजरती है और सफेद चुड़ैल उस औरत को डराने के लिए बोलती है, मैं तुम्हारे पति को मार के खा चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारा पति अभी कुछ देर पहले इस पेड़ के सामने से गुजर रहा था, मैंने उसे खत्म कर डाला, अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर औरत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती और वहां से भाग जाती है। तब से दोनों चुड़ैल डराने में माहिर हो गई थी। दोनों एक एक करके सभी लोगों को डराने लगती है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी वहां 2 बूढ़ा आदमी आते हैं और चुड़ैल उन्हें डराने के लिए बोलती है, क्यों रे बुढ़े, एक पैर तो कब्र में है और तुम दोनों ठहाके मार रहे हो। आज तुम्हारी कब्र में जाने का दिन आ चुका है। उससे पहले तुम लोग हमारे मुंह में आओगे। जिस तरह तुम दोनों की पत्नियों को हमने मारा था, उसी तरह तुम्हें भी मारेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर उनमें से जो छोटा बुढ़ा होता है वो बोलता है, तुम हमें कैसे मारोगी? तुम तो हमें दिख ही नहीं रही हो। मारने के लिए दिखना भी तो चाहिए। तुम तो ना दिख रही हो, ना हमें पकड़ पाओगी, तो ये हंसने वाली बात ही तो है। तभी दूसरा बुढ़ा भी बोलता, हाँ भाई, तूने सही बोला। ये लोग बकवास कर रहे हैं। हम बुढ़े हो गए हैं, पक गए हैं ये सुनते सुनते। पूरी उम्र तो अब बीत चुकी है। अब देखते हैं ये जो बोल रही है क्या ये भी कर पाएगी या सिर्फ हवा में ही बोल पाएगी। दोनों चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है। ये कैसे इंसान है जो हमारी बातों से डर नहीं रहे, उल्टा हमें ही जवाब दे रहे हैं और भागने की जगह यहाँ खड़ा होकर हमें अपने सामने बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है इनके सामने आना होगा। दूसरी चुड़ैल बोलती है, थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर से एक बार कोशिश करते हैं। शायद इस बार कुछ ऐसा बोल दें हम लोग कि वो बहुत ज्यादा डर जाए और यहाँ से भागने को मजबूर हो जाए। चुड़ैल दोबारा कोशिश करती है, अरे बुड्ढो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लगता है तुम्हें खाऊंगी तभी पता चलेगा। दूसरी चुड़ैल बोलती है, हाँ, चलो उन्हें खाया जाए। आज इनकी इस भ्रम को हम खत्म ही कर डालते हैं। इनके खून से अपनी प्यास को बुझाएंगे। यह बोलकर दोनों चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। दोनों बुढ़े ये देखकर चौंक जाते हैं। अरे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। आज तो हमारी मौत तय है। ये लोग हमारे खून को पी जाएंगे। दोनों बुढ़े बहुत ही ज्यादा घबरा जाते। तभी दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, ये लो, तुम्हारे सामने तो आ गई, अब अपना खून भी पिला दो। दोनों बुढ़े ये सुन के काफी ज्यादा डर जाते
और बोलते हैं, तुमने तो काफी इंसानों को मारा होगा और उनका खून भी पिया होगा। उनके खून और हमारे खून में बहुत फर्क होता है। हमारा खून पीने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हमारे खून में वो ताकत नहीं है जो जवान लोगों के खून में होती है। चुड़ैल बोलती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, खून जवानों का हो या बूढ़ों का, खून तो बस खून होता है। हमें तो तुम दोनों का खून पी के बस अपनी प्यास को बुझाना है। बाकी रही स्वाद की बात, तो हम किसी के खून से अपने स्वाद की अशांति को शांत करेंगे। बूढ़े लोग बोलते हैं, ठीक है, अब तो कोई उपाय नहीं है। अब लगता है हमारा आखिरी समय आ चुका है। मैं तुम्हें हम दोनों का खून पीने से रोक तो नहीं सकते, पर हमारी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम उसे मानोगी? अरे बुढ़े, तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा होगी? तुमने तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली होगी, फिर भी तुम्हारी एक आखिरी इच्छा है, चलो बता दो। तभी बुढ़ा बोलता है, वो देखो, उस पेड़ के पीछे और एक चुड़ैल है। अब तो वो हमारा खून पी जाएगा। अब तो तुम कैसे पी पाओगी? दोनों चुड़ैल पेड़ के पीछे जाकर देखते हैं, वहां कोई नहीं होती है। तभी दोनों बुढ़े अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान को बचा ले। एक गांव में रामू और कोमल नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू और कोमल दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। गांव वालों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। रामू और उसकी पत्नी घर में 2 ही सदस्य थे। दोनों ही मिलजुल कर अपना घर चलाते थे। एक बार ऐसा होता है कि रामू और उसकी पत्नी कोमल रात को जब सोकर उठते तो सुबह वो देखते हैं कि उसके घर के सामने आंगन में एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। पौधे को देखकर रामू चौंक जाता है और रामू बोलता है, अरे यहाँ सुनो, क्या ये पौधा तुमने लगाया है? कल तो यहाँ कोई पौधा था नहीं, अचानक से रात में कैसे ये पौधा आ गया है? तुमने कहीं कोई बीज तो नहीं डाला है? नहीं जी, मैंने कोई बीज नहीं लगाया है। मुझे भी नहीं पता ये पौधा कैसे निकला है। अभी ये पौधा छोटा है, इसको थोड़ा और बढ़ने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सा पौधा है। ये सब देखकर वो दोनों पौधे को वहीं छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह जब वो लोग सो के उठते हैं तो देखते हैं कि आंगन में लगा हुआ पौधा बड़ा और सुंदर हो गया है। उस पर कोई फल नहीं थे। ये सब देखकर रामू और कोमल सोच में पड़ जाते हैं। कल तो ये पौधे की तरह छोटा था, एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया है? और इस पर कोई फल भी नहीं लगा है। अब पता नहीं ये किस चीज का पौधा है। एक दिन में कोई पौधा इतना बड़ा तो होता नहीं है। लगता है इस पौधे में कोई बात है। थोड़ा और समय इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या रहस्य है इस पौधे का। हाँ जी, ये पौधा अचानक से इतना बड़ा हो चुका है एक दिन में। जब ये जमीन से निकला तो पता ही नहीं चला। दूसरे दिन ये इतना बड़ा हो चुका है, कल तो लगता है इस पर फल आना भी चालू हो जाएगा। ये सब बोलकर दोनों गांव में टहलने चले जाते हैं और गांव वालों को अपने घर हुई सारी चीजों को बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है इन दिनों। गांव वाले भी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनके घर में जो पौधा निकला हुआ है उस पौधे को देखने के लिए आ जाते हैं। वो लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सच में यहाँ तो एक बड़ा पौधा है। तुम एक काम करो, तुम इसे यहीं रहने दो और कुछ दिन और इंतजार करो और देखो कि इस पर कौन सा फल लगता है। गांव वाले ये सब बोल के वहां से चले जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी भी घर के अंदर चले जाते हैं। रात को रामू और उसकी पत्नी बिस्तर पर लेट के सोचने लगते हैं। सुबह होते ही उस पेड़ के पास जाकर देखना होगा, कहीं पौधा और बड़ा तो नहीं हो गया है। ये सोचते सोचते वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं पौधे में बैंगन लगा हुआ है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। बैंगन का पौधा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो सकता है? 2 ही दिन में ये जमीन से निकला और इस पर बैंगन भी आ चुका है। और कोई 1-2 बैंगन नहीं, इसमें तो भर भर के बैंगन है और आकार भी बहुत बड़ा है। कोमल और रामू ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी कोमल बोलती है, लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं, इसमें कुछ जरूर अलग बात है। तभी ये 2 से 3 दिन में ही पौधे में बैंगन आ गया और भरपूर मात्रा में आया है। हम इस बैंगन को नहीं तोड़ेंगे और इंतजार करते हैं। वो लोग गांव वालों को जाकर बुला लाते हैं और बोलते हैं, कल तो आप सभी ने इस पौधा को देखा ही था, आज तो इसमें बैंगन भी आ चुका है और कितने सारे बैंगन आए हैं। ये कोई चमत्कारी बैंगन का पौधा है। अरे रामू, तुम एक काम करो, इस चमत्कारी बैंगन को यहीं पर छोड़ दो। इसके बैंगन को तोड़ना मत
और इंतजार करो, शायद इसमें कुछ और बदलाव आए। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि आगे चलकर इसमें क्या बदलाव आता है। ये बोलकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रामू और उसकी बीवी भी चले जाते हैं। उसी रात को एक राक्षस बैगन पेड़ के सामने आता है और अगले दिन सुबह रामू और उसकी बीवी देखते हैं कि बैगन के पेड़ से 2-3 बैगन गायब हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी कोमल बोलती है, इस पेड़ से किसी ने बैंगन तोड़ा है। कल तो इसमें बैंगन भरा था, आज बैंगन कम नजर आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। लगता है किसी ने यहाँ से बैगन तोड़ा है। पर किसी को बैगन तोड़ने की क्या जरूरत है? अगली रात फिर से राक्षस उस बैगन के पेड़ के सामने आता है। सुबह होते ही रामू और उसकी बीवी देखते हैं कि बैगन के पेड़ से एक डाली गायब है और बहुत सारे बैगन भी गायब है। वो समझ चुके थे कि बैगन के पेड़ से कोई बैगन को चुरा रहा है। वो लोग रात होने का इंतजार करते हैं और इस बार सोने की जगह वो लोग बैगन के पेड़ की निगरानी करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कोई हरा आदमी उस बैगन के पेड़ के सामने जा रहा है। रामू और उसकी पत्नी दोनों उस हरे आदमी के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ कोई आदमी नहीं, वहाँ तो एक राक्षस है जो बैगन को तोड़ रहा है। वो लोग डर जाते हैं। वो लोग पूछते हैं, तुम हमारा बैंगन क्यों चुरा रहे हो? तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? तुम हर रोज हमारा बैंगन चुरा रहे हो। ये कोई आम बैंगन नहीं है। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं पेड़ और बैगन मैं दोनों ही ले जा रहा हूँ। इतना बोलकर राक्षस और पेड़ दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो ऊपर चला जाता और अचानक से गायब हो जाता। रामू और कोमल की जादुई बैगन चोरी हो जाती है।